हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का अगला चैप्टर देखते हैं। क्लास 6 में चैप्टर 4 जो है, तो उसमें पदार्थ के बारे में है, जो बहुत ही कुछ ही 2-4 ही पॉइंट्स हमको मिले, इसलिए उसके साथ मैंने क्लास 7 के हिट को जोड़ दिया है। ठीक है, तो कंबाइंड रूप से 6 और 7 का चैप्टर है। उसमें अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे इस पर, और कह सकते हैं कि 2 चैप्टर का जो कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर बेसिक के साथ हम बताएंगे। और उसके साथ साथ सबसे पहले आज हम बोलना चाहेंगे कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें ताकि हमारा चैनल आगे बढ़े, और इसके साथ साथ आप भी और मुझ में भी एनर्जी मिले या एनर्जी आए। आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर कितना होता है, ये पहला प्रश्न है आपका। कि जो थर्मामीटर, एक्चुअली थर्मामीटर 2 प्रकार का होता है। एक जो लैब में यूज़ किया जाता है, प्रयोगशाला में यूज़ किया जाता है, वो थर्मामीटर का जो परिसर होता है, रेंज होता है, वो अलग होता है। और एक जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करता है, जो डॉक्टर वगैरह यूज़ करते हैं। जब आपको फीवर वगैरह फील होता है तो आप जाते हैं डॉक्टर के पास, और वहाँ पर आपका मेज़र किया जाता है कि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना है। तो वहाँ पर एक थर्मामीटर आपको लगाया जाता है। अभी तो खैर डिजिटल आ गया है, लेकिन पहले जो थर्मामीटर एक शीशे से बना होता देखे होंगे आप लोग। उस थर्मामीटर का उपयोग किया जाता था और फिर उससे परिसर को मापा। तो उसका परिसर क्या है, उसका रेंज क्या है, वो कहाँ से कहाँ तक उसका रेंज होता है। 97 से 102 डिग्री सेल्सियस, 96 से 101 या 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक इसका परिसर होता है। कितना होता है? देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर का जो परिसर होता है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। ये इतने ही टेम्परेचर को मेज़र कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर कितना होता है। अगर हम प्रयोगशाला का रेंज मात्र, ये डॉक्टरी थर्मामीटर हो गया, अगर प्रयोगशाला के थर्मामीटर के रेंज को जानना चाहे तो इसका रेंज क्या होता है। अगर हम प्रयोगशाला थर्मामीटर की बात करते हैं तो 95 से 110, -10 से 110 या 10 से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमेशा याद रखेंगे थर्मामीटर अगर प्रयोगशाला की बात किया जाए तो उसका रेंज -10 डिग्री से -110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। मानव शरीर के अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो कितना होता है। 96 डिग्री सेल्सियस, 97 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस। देखिए, यहाँ पर सेल्सियस में दिया हुआ है, और हम जब भी मेज़र करते हैं किसी भी टेम्परेचर को तो 3 प्रकार से मेज़र कर सकते हैं हम। सेल्सियस से मेज़र कर सकते हैं, उसके बाद फ़ारेनहाइट से मेज़र कर सकते हैं, केल्विन से मेज़र कर सकते हैं। ये हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे चेंज किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी तो स्टार्टिंग है। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है कि मानव शरीर के सेल्सियस में अगर बात किया जाए तो सामान्य तापमान कितना होता है। 35 डिग्री होता है, या फिर 97, 96 या 37 डिग्री होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर फ़ारेनहाइट में ले तो यही टेम्परेचर चेंज होकर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाता है। वो हम बताएंगे आगे कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में अगर लेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, थर्मामीटर में कौन सा द्रव्य रहता है। जो थर्मामीटर होता है एक प्रकार का लिक्विड उसमें डाला जाता है, एक द्रव्य डाला जाता है। तो वो कौन सा द्रव्य होता है। जल, पारा, ऑक्सीजन या सीसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पारा हो जाएगा। थर्मामीटर में पारा का इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी याद रखेंगे पारा जो होता है वो रूम टेम्परेचर व लिक्विड के फॉर्मेट में पाया जाने वाला धातु होता है पारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, द्रव्य में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है। देखिए, ऊष्मा क्या है, ऊर्जा का एक रूप होता है। और उस ऊष्मा, अगर ऊष्मा की बात करें तो ऊष्मा 3 विधियों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण किया जाता है। चालन, संवहन और विकिरण। ठीक है, इसमें एक बात क्लियर रखिए कि विकिरण विधि में किसी भी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मीडिएटर का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। जैसे धूलकण भी हो सकते हैं, कोई
एलिमेंट भी हो सकता है, कोई तत्व भी हो सकता है, ठीक है, जल भी हो सकता है। तो कोई ना कोई माध्यम हमारे पास होना चाहिए उष्मा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करने के लिए। अगर हम विकिरण की हमने क्लियर कर दिया कि विकिरण विधि में किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो किस विधि पर धरती से पहुंचती है, धरती पर पहुंचती है तो विकिरण विधि के द्वारा पहुंचती है। देखिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखिएगा, जो चीज़ें बेसिक है उस पर बहुत कंसंट्रेट कीजिएगा। ये नहीं कि जो प्रश्न हम लिखते हैं केवल वही आएंगे, बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, इसलिए उसको भी नोट करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब अगर हम संवहन की बात करते हैं तो संवहन और चालन में देखिए, चालन में क्या होता है, जो ठोस वस्तुएं होती हैं, ठोस वस्तुएं में जो उष्मा का संचरण होता है वो चालन विधि के द्वारा होता है। जैसे मान लिए कि हमने कोई सस्पेन चढ़ाया चूल्हे पर, उसका एक लंबा सा एक हैंडल होता है। थोड़ी देर के बाद देखेंगे आप, हमने चाय उस पर डाला है, पानी गर्म हो गया, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है वो चाय तैयार होने लगता है। आप देखेंगे धीरे 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 उसका जो हैंडल का स्टार्टिंग भाग है, जहां हम पकड़ के पहले चढ़ाए थे, तुरंत वो एकदम से गर्म नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय के बाद देखेंगे कि वो भी गर्म हो जाता है। तो वहां पर जो उष्मा का संचरण हो रहा है, स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक पहुंच रहा है, तो वहां पर किस विधि से, चालन विधि के द्वारा उष्मा का संचरण हो रहा है। ये दो क्लियर हो गया। संवहन में क्या होता है, किसी भी द्रव्य या गैसों में जो उष्मा का संचरण होता है वो किसके द्वारा, संवहन विधि के द्वारा होता है। यहां पर प्रश्न ये है कि द्रव्य में उष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है, तो किस विधि से होता है, संवहन विधि के द्वारा द्रव्य में उष्मा का स्थानांतरण होता है। अच्छा, द्रव्य और गैस दोनों में, ये याद रखिएगा, गैस में भी और द्रव्य में भी, दोनों में ही उष्मा का संचरण संवहन विधि के द्वारा। चालन में ठोस वस्तुओं में, ठोस वस्तुओं में जो उष्मा का स्थानांतरण होता है वो चालन विधि के द्वारा। और विकिरण सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें, जहां पर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? तांबा, चांदी, लोहा, सभी तो है, सारे उष्मा के अच्छे चालक हैं, मतलब चालक हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छा, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करते हैं कि सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो ये याद रखेंगे, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चांदी सबसे अच्छा चालक माना जाता है। अच्छा, यहाँ पर चालक की बात की जा रही है तो वो भी थोड़ा समझ लें कि चालक क्या होता है। जहां से उष्मा का संचरण आसानी से हो जाए वो चालन, वो चालक होता है। और जहां से, जिस तत्व से उष्मा का चालन नहीं हो पाए वो क्या हो जाएगा, चालक नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, कुचालक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला, निम्न में कौन तापमान का मात्रक नहीं है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या पास्कल। देखिए अभी हम बताए थे शायद पहले क्वेश्चन में कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन तीनों के द्वारा हम तापमान को, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, पास्कल के द्वारा नहीं कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा पास्कल। ठीक है, अगला प्रश्न है, 0 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? अच्छा क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेल्सियस कितने टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। अगर इसको हम फ़ारेनहाइट में चेंज करें तो कितने के बराबर हो जाएगा? फ़ारेनहाइट के लिए अभी क्वेश्चन बताएंगे, फिलहाल याद रखिए कि 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री टेम्परेचर के बराबर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस या पास्कल। देखिए तापमान के ये तो मात्रक हैं ही, ठीक है, लेकिन एसआई मात्रक की अगर बात किया जाएगा तो एसआई मात्रक तापमान का क्या होता है? फ़ारेनहाइट होता है, ये याद रखेंगे। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? फ़ारेनहाइट। ओ नो 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 नो, तापमान का एसआई मात्रक, चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस या पास्कल। देखिए तापमान का तो मात्रक केल्विन भी है, फ़ारेनहाइट भी है, सेल्सियस भी है, मेजर किया जा सकता है, पास्कल तो नहीं है। लेकिन इन तीनों में से अगर एसआई मात्रक की बात की जाएगी कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 37 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट? देखिए अच्छा क्वेश्चन है
इसको सॉल्व करना है। कहीं पर भी आपको कितना भी डिग्री सेल्सियस दे देगा और कहेगा कि फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लीजिए, केल्विन दिया रहेगा और कहेगा कि सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या केल्विन को सेल्सियस में या सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसको जरा समझ लें। अगर हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के इन दोनों के रिलेशन की बात करते हैं तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है F इज इक्वल 9C/5 + 32। ये याद आप रखेंगे। F इज इक्वल क्या, 9C/5 + 32, ठीक है। F क्या है, फ़ारेनहाइट, C क्या है, सेल्सियस। अब 37 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, मतलब सेल्सियस का वैल्यू दिया हुआ है, आपको फ़ारेनहाइट का निकालना है। तो F इज इक्वल 9 × C, C का वैल्यू कितना है 37/5 + 32। अगर इसको आप सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 5 एकाई 5 और 4 5 8 40, 1.8 × 37 + 32। इसको सॉल्व जरा कीजिए। 1.8 × 37 को अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से 66.6 हो जाएगा। कितना, 66.6 हो जाएगा इसका वैल्यू, और प्लस कितना है 32। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो 6 2 8 6 3 9, 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर हो जाएगा, 37 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर है 470 डिग्री केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है कि अगर सेल्सियस और केल्विन के रिलेशन की बात करें तो इसके बीच फॉर्मूला होता है C इज इक्वल K - 273, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है C इज इक्वल K - 273। अगर यहां पर क्या दिया हुआ है, 470 केल्विन दिया हुआ है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो K की जगह पर 470 रख दीजिए। 470 - 273। अब इसको माइनस जरा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 - 3 7, 16 - 7 9, और इधर 3 - 2 1, 197 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना, 470 केल्विन के बराबर हो जाएगा। ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर, 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है। तो ये आप याद रखेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.16 केल्विन होता है। कितना होता है, 273.16 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। 2 3 4 5। अगर हम पदार्थ की बात करते हैं तो पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य, गैस। ये तीन तो आप जनरली आप जानते ही हैं कि ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस पहला क्या हो गया, ठोस, फिर द्रव्य, गैस। चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, ठीक है, चौथी प्लाज्मा। और पांचवी होती है बोस आइंस्टाइन, तो कुल मिलाकर कितनी अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं होती है पदार्थ की। कौन कौन सी, ठोस, द्रव्य, गैस और बोस आइंस्टाइन। आगे प्रश्न है, सही कथन का चयन करें। ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है। द्रव्य और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। सी, ठोसों में ऊष्मा का चालन विधि द्वारा स्थानांतरित होती है। ठोसों में ऊष्मा चालन विधि द्वारा स्थानांतरित होती है। तो सही पॉइंट इसमें आपको चुनाव करना है। पहला है ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा है द्रव्य और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन। इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने बताया था कि द्रव्य और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है, संवहन विधि के द्वारा होता है। और ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि के द्वारा होता है, ये भी बताए थे। तो इसका मतलब है कि तीनों पॉइंट इसके सही हैं। आंसर डी हो जाएगा, 1 2 और 3 तीनों कथन इसके सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, जिस पदार्थ से ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? सुचालक, कुचालक, अर्धचालक या आंशिक चालक? तो हम बताए थे कि जिस पदार्थ से अगर ऊष्मा का चालन नहीं होता, जिससे चालक होता है चालन, उसे सुचालक कहा जाता है, और जिससे चालन नहीं होता है उसे कुचालक कहा जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, या फिर ऊष्मा जिसमें गर्माहट अनुभव होता है, या फिर सी ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है, या डी फिर सभी? तो ऊष्मा क्या है? ऊर्जा है, बिल्कुल ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा से गर्माहट अनुभव होता है, बिल्कुल। ठंडी के दिनों में देखते हैं हम लोग आग जलाते हैं और फिर उसका सेवन करते हैं, तो वहाँ पर हमको गर्माहट का अनुभव होता है कि नहीं? बिल्कुल राइट है। तीसरा है, ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है, बिल्कुल होती है। अगर मान लीजिए कि आप किसी बर्तन को आप अगर चढ़ाए हैं चूल्हे पर, और कुछ देर के बाद बर्तन अगर गर्म हो जाता है तो फिर आप उसको जाकर टच करते हैं तो आपके उंगलियों में जलन का अनुभव होगा। इसका मतलब ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, तभी तो आपकी उंगलियां जल गई। तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी। तो हीट के बारे में क्लास 7 से जितने पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट्स, वो सारे पॉइंट्स लेकर हम बेसिक के साथ आपको बता दिए हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए बाय।